नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम का किया शिलान्यास। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ की बैठक। विकास कार्यों की विस्तार से ली जानकारी। आपदा में क्षतिग्रस्त निर्देश। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सिंचाई विभाग के ड्रेनेज कार्यों का किया औचक निरीक्षण। ड्रेनेज कार्य पर हुए अतिक्रमण पर जताई नाराजगी। सुधार करने के दिए निर्देश। प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू। धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों में दिख रहा गहरा उत्साह। साधु संतों ने राम मंदिर का विरोध करने वाले राजनेताओं को दी नसीहत। उत्तराखंड में आज से राज्य युवा महोत्सव 2024 का आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। सामूहिक लोकगीत, नृत्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, योगाभ्यास की होंगी कई प्रतियोगिताएं। प्रदेश में लगातार दूसरी बार प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप पांडे को किया गया सम्मानित। दिनेशपुर अस्पताल कायाकल्प योजना में प्रथम पुरस्कार से किया गया सम्मानित। नगर पंचायत के निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष समेत जनप्रतिनिधियों ने किया सम्मानित। हरिद्वार में ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। प्रॉपर्टी के लालच में जीजा ने की थी अपने साले की हत्या। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। नशे के विरुद्ध उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। करीब 2.5 किलोग्राम अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में ड्रग्स की सप्लाई करने के दौरान पकड़ा गया आरोपी। उधम सिंह नगर में ठंड का कहर। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने स्कूलों को बंद करने के दिए निर्देश। जिले के स्कूल 10 जनवरी तक रहेंगे बंद। ठंड से कांप रहा उत्तराखंड। सुबह का कोहरा बढ़ा रहा लोगों की परेशानी। 6 जिलों में कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे का अलर्ट जारी। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की ओर से भव्य आयोजन किया गया, जहां पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। बता दें कि महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती और स्वामी दर्शनानंद जी की जयंती के अवसर पर पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम का शिलान्यास किया गया। उत्तराखंड में राज्य युवा महोत्सव 2024 का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। बता दें, यह कार्यक्रम 9 जनवरी तक चलेगा, जिसमें उत्तराखंड की विभिन्न थीम पर यह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में सामूहिक लोकगीत, नृत्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, योगाभ्यास की प्रतियोगिताएं होंगी। जारी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। हमारे महिला मंगल दल, हमारे नव युवक मंगल दल, उनका भी प्रतिभाग है। लगभग 1000 से ऊपर हमारे महिला मंगल दल, नव युवक मंगल दलों की प्रतियोगिताएं यहाँ पे होने जा रही हैं। साथ ही जो है ओपन एंट्रीज भी हैं। तो मैं समझती हूँ कि हजारों की संख्या में युवा प्रतिभाग करने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में युवा सेशन लेने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में युवा जो है अपने आगे के करियर के संदर्भ में मार्गदर्शन लेने जा रहे हैं। तो बहुत ही उपयोगी जो है ये सिद्ध होने जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ देहरादून में विकास कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का काम जल्द किए जाने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों, पुलों के निर्माण कार्यों की समयबद्ध समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से 250 तक की बसावटों को हम मुख्य मार्ग से जोड़ रहे हैं। जहां पूर्व में 103 सड़कें हमारी स्वीकृत हुई थी, काम शुरू हो रहा है, वहीं आज नई 108 सड़कें जिनकी लंबाई 1194 किलोमीटर और उसकी कीमत 978 करोड़ रुपए है, भारत सरकार से स्वीकृत हुई है।
शीघ्र उसकी वित्तीय स्वीकृति हमें मिलेगी और इन सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा और जो हमारे शेष बचे हुए गांव हैं उनको जो है मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रेस कोर्स देहरादून में सिंचाई विभाग के ड्रेनेज कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्रेनेज कार्य पर हुए अतिक्रमण पर नाराजगी व्यक्त की। प्रेमचंद अग्रवाल ने इसमें सुधार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सड़क पर ऊंचे उठे चैम्बरों को ठीक करने को कहा। बता दें कि रेस कोर्स में सिंचाई विभाग ने करीब 725 मीटर ड्रेनेज का कार्य किया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कैंप कार्यालय के साथ लगने वाली दीवार पर लेखन की शुरुआत की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री के साथ भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। लोकसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा था। जहां एक तरफ कार्यकर्ता सतपाल महाराज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वहीं अब की बार मोदी सरकार 400 पार के नारे लगातार लग रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने दीवार पर अपने हाथों से कमल फूल के अंदर रंग भरे और तीसरी बार भी कमल खिलने की बात कही। बात है 22 तारीख को जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमको भी वहां पर आगमन का निमंत्रण मिला है और ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं आज याद करना चाहूँगा निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा को, जिन्होंने 1858 के अंदर वहां पर भगवान राम की चौकी बनाई और पूरे परिसर के अंदर राम राम लिख दिया। 2 साल तक फकीर सिंह जी वहां पर पहरेदार रहे, चौकीदारी की और ये न्यायालय के अंदर ये बात आई भी थी। तो मैं उन निहंगों को यहाँ से प्रणाम करना चाहता हूँ और निश्चित रूप में उनका बलिदान आज साकार हो रहा है। इसमें 500 साल की लड़ाई जो है आज निश्चित रूप में हमें विजय पाई है। पूरी दुनिया के अंदर लोग अचंभित हैं और बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान राम का यहाँ पर विशाल मंदिर बनके तैयार हो रहा है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है, यहाँ के रहने वालों के लिए गौरव की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं में घोटाले की बात आम है और ये उतना ही बड़ा घोटाला है जितना कृषि उद्यान विभाग में पिछले दिनों सेब के पौधों की खरीद में और उससे पहले दूसरे जो बीज हैं उनके खरीद में घोटाला हुआ था। इतने बड़े घोटाले और इतने बड़े पैमाने पर घोटाले बिना बड़े मगरमच्छ के संरक्षण के नहीं हो सकते हैं। जब बातें सामने आई, कांग्रेस ने मामले को जबरदस्त तरीके से उठाया तो कुछ छोटी मछलियों पर कार्रवाई करने को कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करना है। वहीं हरीश रावत ने पूरे कृषि उद्यान विभाग में हुए घोटालों की जांच को एक एसआईटी को सौंपने की मांग की है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश भर में तैयारी की जा रही है। बता दें कि 22 जनवरी को जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहीं देश के मंदिरों में भी पूजा अर्चना के साथ दीपोत्सव मनाया जाएगा। बता दें, उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों में गहरा उत्साह नजर आ रहा है। साधु संतों ने कहा कि 500 सालों की कड़ी तपस्या के बाद आज राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। इसके साथ ही साधु संतों ने राम मंदिर का विरोध करने वाले राजनेताओं को नसीहत दी। कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वाले पूरे सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान राम के आदर्शों से सीख लेनी चाहिए। जो भी संत उसमें शामिल होंगे उनको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन जो संत उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, किसी कारणवश अगले दिन या उसके अगले दिन जब चाहे वो अयोध्या जा सकते हैं, तो वो अपने अपने आश्रम मठ मंदिरों में भगवान श्री राम का जिस प्रकार दीपावली का पर्व हम मनाते हैं, ये उनका एक ऐसा पर्व आ रहा है जो भूतों न भविष्यति, क्योंकि ये घटना इतिहास में एक ही बार घट रही है, दोबारा नहीं घटेगी। अब जो 500 साल से हम जिस भगवान रामलला के दर्शन के लिए लालायित थे, वो सपना आज पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों का पूर्ण होने जा रहा है। राम हमारे हृदय में रहते हैं, हम राम जी के उपासक हैं। जो लोग इसका विरोध करते हैं वो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो सनातनियों का है
कि हरिद्वार से संतों का एक डेलीगेशन राम मंदिर बनने से पहले भी और राम मंदिर बनने के बाद भी वहाँ जाना चाहिए और हम लोग जाएंगे। हम सब लोगों को बहुत ही हर्ष और आनंद है कि हम सब लोग अपनी उन आँखों से भगवान राम का भव्य मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा भी उसके भी हम सब लोग साक्षी बनने जा रहे हैं। देखिए, जो लोग कटाक्ष करते थे और सनातन धर्म पर अनेकों प्रकार की टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, उन लोगों को बताना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के पैदा होने का प्रमाण मांगा था। इन लोगों ने भगवान राम के लिए उस मुकदमे को हराने के लिए एक वकीलों की फौज खड़ी की। आज ये लोगों को भगवान राम सद्बुद्धि दे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हुए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामी। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। नहीं, आज भी नहीं बना मैरिज सर्टिफिकेट। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। जी हाँ, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार ਤੁਹਾਡੇ द्वार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। 22 जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेजी पर हैं। अक्षर कलश की शोभा यात्रा के बीच जय श्री राम के नाम की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। इसी बीच घर घर जाकर अक्षत कलश देने का काम किया जा रहा है। वहीं हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड स्थित राम मंदिर से पवित्र अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। इस दौरान माहौल राममय हो गया। जैसे जैसे पवित्र अक्षत कलश यात्रा शहर के बीच आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे राम भक्त अक्षत कलश यात्रा में शामिल होते चले गए। अक्षत कलश यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक विपक्षी पार्टी अपने अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बता दें कि उधम सिंह नगर में आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था और डबल इंजन की सरकार को उनकी खामियों पर सवाल उठाए। देखिए, 6 सूत्रीय मांग को लेकर विगत 3 तारीख से हम लोगों ने ये धरना कार्यक्रम शुरू किया है। गदरपुर विधानसभा की जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, जिनकी स्थिति दयनीय है, जहां मानक के अनुसार किसी भी अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं है, लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए गरीब जनता को जाना पड़ रहा है। व्यवस्थापूर्वक
तो इसको लेके 4 दिवसीय धरना कार्यक्रम सरकार को जगाने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी ने अपने कार्यकाल के दौरान रामनगर में कोसी बैराज से भरतपुरी पंपापुरी होते हुए आमदंडा तक कोसी नदी पर तटबंध 2 लेन बाईपास निर्माण कार्य की घोषणा की थी। ये बाईपास लगभग 3.5 किलोमीटर का बनना था, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज तक इस बाईपास का निर्माण नहीं हो पाया। अब इसे अधिकारियों की उदासीनता कहें या जनप्रतिनिधियों की कमी, तो वहीं इसके निर्माण न होने से प्रदेश सरकार के सबका साथ सबका विकास के दावे पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं इस मामले में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी एवं उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय महासचिव प्रभात ध्यानी ने भाजपा एवं कांग्रेस दोनों को ही विकास विरोधी बताते हुए कहा कि उक्त मांग को लेकर यहां के लोग कई बार सरकारों पर दबाव बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोसी नदी पर तटबंध व बाईपास बनाना बहुत जरूरी है। रामनगर को, शहर को जैसे जिस जगह विकास हो रहा है, इसको जरूरत है कि यहाँ पर एक बाईपास का निर्माण भी हो और कोसी जो नदी है उससे बचाव भी हो। तो इसके लिए समय समय पर लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया। तिवारी जी की सरकार है, उसके बाद लगातार इसके बाद जो यहाँ पर कोसी नदी से कटाव हो रहा है उसको तटबंध बनाया जाए, तटबंध के साथ बाईपास भी बनाया जाए। इसमें लोग जो बाहर से आने वाली गाड़ी है बार निकल जाए और उससे वन्य जीवों को भी खतरा ना हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि वन विभाग और हमेशा हर कार्य विकास के कार्य में थोड़ा अटका रहा है, जिसके कारण विकास के कार्य नहीं हो पा रहे। समय था ये कि माननीय नरेंद्र तिवारी जी की घोषणा थी, लेकिन क्योंकि एक तो फॉरेस्ट की लैंड है, दूसरा इसमें शायद हाथी कॉरिडोर का भी कुछ उसमें मसला है, तो जिसके कारण उसमें आपत्तियां हैं। लेकिन वो ऐसे जो घोषणा के आधार पर वो कार्रवाई जो पत्रावली है वो तो बड़ी हुई है, लेकिन जहाँ तक मैंने कहा ना कि उसमें कॉर्बेट का भी कुछ इशू है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत है। उसे देखते हैं क्या होता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।